हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हेयर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक शेयर कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, कैसे हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, रिलेटिव मोशन, रिवर बोट प्रॉब्लम, हम इसी लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे। ओके, तो अभी लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द स्पीड? तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है वही उसकी स्पीड होगी ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा फास्टली मूव कर सकता है तो वो हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अगर उसमें उसके स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज़ द मूविंग इज़ नोन एज द स्पीड, एंड हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग एंड वेयर। अगर वेयर मतलब डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन साथ में मेंशन है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो स्पीड और वेलोसिटी को हम सिंपली ऐसे डिफाइन करेंगे। एक और तरीका होता है इनको डिफाइन करने के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस, मतलब टाइम के साथ आपकी डिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वैसे भी हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। मतलब रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी। ओके, तो आप सिंपली याद रखिए कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज द मूविंग इज द स्पीड एंड वेयर दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, तो इसके बाद आता है आपकी जो स्पीड होती है उसको हम पूरे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें हम v से डिनोट करेंगे स्पीड को, और जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको हम डिनोट करेंगे v वेक्टर से। ओके, वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे हम, v वेक्टर से, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो आपकी स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे पता चलेगा आपकी जो वेलोसिटी वो वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ में हम वेयर डायरेक्शन भी तो मेंशन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो आपकी स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, अच्छा, जो आपकी स्पीड होती है इसका फॉर्मूला होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वही तो स्पीड होती है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वही आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इनका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी और ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, आप इसमें स्केलर और वेक्टर एक तरीके से और याद रख सकते हो, कौन सी स्केलर होगी कौन सी वेक्टर होगी। आपका जो डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है ना, और जो आपकी स्पीड है वो किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से। तो इसका मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो आपकी वेलोसिटी है इसमें क्या मेंशन आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, इसके बाद देखो जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो आपकी जो स्पीड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो स्पीड आपकी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होगी, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ओके, अब इन दोनों की लास्ट में आपकी ऐसा यूनिट दोनों की सेम होगी, मीटर पर सेकंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में। क्यों, चाहे लॉन्ग कट हो चाहे शॉर्ट कट हो, करेंगे मीटर में ही मेजर। तो इसकी ऐसा यूनिट भी आपकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और इसकी ऐसा यूनिट भी आपकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। इसके बाद देखेंगे हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक बार रिवाइज करवाते हैं। आपकी स्पीड क्या होता है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज द मूविंग, वेलोसिटी क्या होता है आपका, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज द मूविंग एंड वेयर। ओके, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस, दिस वन इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। आपकी जो स्पीड होती है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। दोनों की ऐसा यूनिट सिमिलर रहेगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं आपकी
एवरेज स्पीड देखते हैं अभी क्या होती है। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड को कंसेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानें कि आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्योंकि आपका जो एवरेज स्पीड है वो कहीं ना कहीं आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यहीं से ये कंसेप्ट उठ के आया है। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डायरेक्शन में, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक फिक्स डायरेक्शन में, तो ही वो मोशन क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप हो, आप यहाँ खड़े हो, ए पोजीशन आपकी, पहले कोई भी एक पर्सन है उसकी पोजीशन क्या है ए, अब वो ए से बी गया, ए से बी तक उसको पहुंचने के लिए 1 घंटा लगा, 1 आवर, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर का। फिर उसके बाद वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गया, अब उसको बी से सी तक पहुंचने के लिए भी कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये सी से डी पर गया, सी से डी तक पहुँचने के लिए भी इसको कितना टाइम लगा, 1 आवर का टाइम लगा, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 5 किलोमीटर का। तो आप देख रहे हो कि हर एक घंटे में जो पर्सन है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब कि हर एक घंटे में वो 5 किलोमीटर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसा जो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंडीशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फिक्स हो गई है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। क्योंकि देखो हर एक ए से बी तक ये कितनी स्पीड से गया, 5 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक कितनी स्पीड से गया, 5 किलोमीटर पर आवर से, सी से डी पर भी कितनी स्पीड से मूव किया इसने, 5 किलोमीटर पर आवर से। यार स्पीड ऐसे फाइंड आउट करेंगे ना इसकी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस आपका 5 टाइम 1 किलोमीटर और पर आवर, तो क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड मेंटेन है, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इसमें आपकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो ज़रूरी नहीं है आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन इसमें कंडीशन लगाई हुई है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो फिक्स है। अगर डायरेक्शन फिक्स है तो इसका मतलब जो स्पीड होगी वही क्या होगी, आपकी वेलोसिटी होगी। तो इसमें अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो भी इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। क्यों होगा एक्सेलरेशन ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ द वेलोसिटी। अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। ओके, एक्सेलरेशन के बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे, इसमें एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt के इक्वल होता है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ लोगे तब। ठीक है, आगे क्लियर करती हूँ मैं आपका पॉइंट। अभी के लिए आप याद रखो कि जो आपकी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आपकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से पढ़ना इसको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन। देखो अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कल में मूव करता है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर भी इसके डायरेक्शन चेंज होगी, इस पॉइंट पर भी इसके डायरेक्शन चेंज होगी, इस पॉइंट पर भी इसके डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब इस पर्सन के लिए अगर सर्कुलर पाथ में पर्सन या पार्टिकल जो भी है मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और इसमें क्या बोला गया है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो कभी भी आपका सर्कुलर मोशन नहीं होता। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, जस्ट इसका उल्टा कर दो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो हमने क्या देखा था कि
अगर ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म है। अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर दे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है तो क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वो सेम ही लेते हैं, देखो हम ए से बी तक हमने मूव किया, 1 घंटे में गए, टाइम फिक्स रखते हैं हम 1 घंटा 1 आवर। ठीक है, ए से बी तक गए 1 आवर में, कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर। उसके बाद हम बी से सी आए, 1 घंटे में आए लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया 2 किलोमीटर। उसके बाद हम सी से डी आए, 1 घंटे में ही आए लेकिन हमने डिस्टेंस कितना कवर किया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ना। तो क्या ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर पा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? ऑब्वियसली नो। तो इसका मोशन कैसा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हम क्राउडेड रोड पे चलते, भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो उसमें क्या होगा कि कभी तो आप अपनी स्कूटी, आपके पास बाइक है, उसकी स्पीड क्या करोगे आप, कभी घटाओगे कभी बढ़ाओगे, तो क्या आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह पाएगा? ऑब्वियसली नहीं रह पाएगा। तो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन होगा वो कैसा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब आपका जो यूनिफॉर्म मोशन था इसके लिए तो हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। क्या आप मुझे इस केस में बता सकते कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जो एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो आपका यहीं से अराइज हुआ है। एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो आपका कहाँ से अराइज हुआ है, यहीं से ही अराइज हुआ है कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉर्मली हम स्पीड फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ से एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाया। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया 4 2 3। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 1 1 3 हो गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी एवरेज स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसलिए हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा है क्योंकि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है इसका कंसेप्ट यहीं से उठ के आया है। समझ में आ गया? अब देखो हम एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करके चलते हैं। आपको दिख रहा होगा एक मैंने अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये आपका सिंपल बस इसको थोड़ा इजी करने के लिए बनाया है ताकि आपके माइंड में बिल्कुल इसकी इमेज छप जाए कि आपकी एवरेज स्पीड होती क्या है। तो पहले तो देखो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन ही देखते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो क्या होती है एवरेज स्पीड आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये अभी फाइंड आउट किया था ना हमने, टोटल डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस हमने ऐड किया था और यहाँ से टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा। अच्छा, जो स्पीड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो एवरेज स्पीड है या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड है, सारी की सारी स्पीड आई तो कहाँ से है, स्पीड से ही आई है ना। तो स्पीड अगर खुद एक स्केलर क्वांटिटी, अगर बेस ही स्केलर है तो उसकी जो ब्रांचेज होंगी वो भी तो क्या होंगी आपकी स्केलर ही होंगी। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, अच्छा, जो एवरेज स्पीड है नॉर्मली तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालते हैं, लेकिन कुछ एक स्पेशल केसेस होते हैं, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे कि इसमें अगर सेम टाइम इंटरवल दे रखा है, मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने T1 टाइम में S1 स्पीड उसने कवर किया, सॉरी S1 स्पीड से चला और T2 टाइम में वो S2 स्पीड से चला, तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर टाइम इंटरवल अगर आपका बराबर है T1 अगर T2 के इक्वल है तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का कि S1 प्लस में S2/2। आप इसको डायरेक्ट याद रखिए। ओके, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में हम इसको अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला और होता है आपका एवरेज स्पीड का कि अगर आपके पास डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो D1 डिस्टेंस में उसमें S1 स्पीड से चला, D2 डिस्टेंस में वो S2 स्पीड से चला है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 2S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस में S2। ये दो फॉर्मूले आप बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो, आपके न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट बनेंगे यहाँ से। ओके, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके। उसके बाद देखो जो कि आपकी जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। स्पीड पॉजिटिव होती है तो आपकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो भी हमेशा कैसी रहेगी, आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। एक फॉर्मूला और होता है आपका एवरेज स्पीड का कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में और dt का भी इंटीग्रेशन कर दे तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये हम आगे देखेंगे अभी, जो आपकी नीट और जेईई के बेस पर इसके क्वेश्चंस जब हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके दिखाएंगे आपको।
आपको। अभी के लिए आप याद रखो ये तीनों फॉर्मूलाज कि एवरेज स्पीड अगर इक्वल डिस्टेंस है तो उसके लिए ये होता है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है और वहाँ से अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, या फिर हमारे पास इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल दे रखा है तो हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूले होते हैं। और ये तो आपको पता है, ये तो मैंने इसमें बताया था कि अगर आपकी स्पीड की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है तो आपकी एवरेज स्पीड और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी वो दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज स्पीड। तो यहाँ से समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज स्पीड। अब हम आगे डिस्कस करके चलते हैं कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होती है। एवरेज स्पीड क्लियर हो गया तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड भी अभी बहुत चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है इसमें कुछ खास नहीं होता है, इसमें सिर्फ हम इतना ही बताएंगे कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, वही क्या होती है इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, सपोज करो कि हम स्कूटी चला रहे हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड देखनी है तो उसका स्पीडोमीटर क्या करता है 40, 20, 60 ऐसी स्पीड का वेरिएशन करता है, मतलब कि हमें किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड चाहिए तो वो हम स्पीडोमीटर में चेक कर सकते हैं ना। तो वो जो स्पीड आपकी होती है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख के चल सकते हो इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में, ठीक है। अब जैसे कि हमने कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि कोई भी एक पर्सन है वो ए पॉइंट से यहाँ से कोई भी पर्सन है वो ए से बी पॉइंट तक मूव किया, ए से जब बी पॉइंट तक पर्सन मूव कर रहा है तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पर्सन ने क्या किया कि जो बी से सी पॉइंट पर जब ये पर्सन जाएगा तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। ओके, ए से बी तक जाने के लिए इसने कितनी स्पीड ली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया। फिर उसके बाद बी से सी तक कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई भी दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए, रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए। इसमें आप यहाँ कहीं भी ले सकते हो, x1 ले लिया x1 पोजीशन और यहाँ पर x2 कोई भी पॉइंट ले लिया, मतलब कि मैंने फिक्स इंस्टेंट ले लिया कि मुझे इस पोजीशन पर, जैसे कि इसके लिए टाइम है x1 के लिए वो ले लिया मैंने t1, ठीक है, x2 के लिए टाइम ले लिया t2। तो किसी भी t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड कितनी होगी और जो आपकी t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम है उस पर स्पीड कितनी होगी हम ये बताएंगे। तो अगर आप a से b में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखते हो तो स्पीड की वैल्यू आपकी 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी ना। तो इसका मतलब जो x1 पोजीशन है x1 पॉइंट पर कितनी रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप जब b से c के बीच में चाहे कोई भी पॉइंट आप उठा लो इसमें आपकी स्पीड कितनी रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी, चाहे आप इस इंस्टेंट पर मेजर करो चाहे इस पर मेजर करो, क्योंकि हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट है वो b से c तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t2 टाइम में देखते हैं तो इसकी स्पीड आपकी कितनी रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या स्पीड होगी वो ही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसका फॉर्मूला होता है dx बाई dt। dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और dt मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, इसके बाद देखो इसमें यहाँ पर मैंने फिर से एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए कि आपके दिमाग में इमेज बिल्कुल ऐसे कैप्चर हो जाए जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ कैप्चर होती हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसमें कुछ खास नहीं है, जो कि आपका स्पीड का होता है ना। जैसे भी हमने स्पीड के बारे में जो भी पॉइंट्स पढ़े थे वो ही सारे लिखे हुए हैं। देखो इसमें हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज द मूविंग, ऑब्जेक्ट कितना फास्टली मूव कर रहा है वही क्या होगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी लेकिन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ओके, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है s इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर हम मेजर करके चल रहे हैं तो डिस्टेंस होगा आपका वो भी स्मॉल ही होगा, तो स्मॉल डिस्टेंस अपॉन में स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड की जो यूनिट होती है वो उसके जो पार्ट्स हैं उसकी यूनिट होगी। बेसिक तो वही है ना, सेम स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो चाहे फिर एवरेज स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, उसकी ऐसा यूनिट चेंज नहीं होगी, वो मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ओके, इसके बाद आपकी जो स्पीड होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो आपकी एवरेज स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी वो भी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। उसके बाद जो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड को हम क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते, स्पीड को स्पीड होती है उसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि स्पीड क्या होती है आपकी v,
अगर स्पीड के ऊपर मैं वेक्टर लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगी आपकी वेलोसिटी, और किसी भी चीज़ का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये कैसे बन जाती है, स्केलर, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड बन जाएगी वापस से। ओके, इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो हो गई आपकी स्पीड, ये हो गई आपकी वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ही आपका क्या होता है, स्पीड होता है। अरे अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी होता है। स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों होती है, स्केलर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्पीड में, क्योंकि स्पीड स्केलर होती है, और स्पीड क्यों स्केलर होती है, क्योंकि आपका डिस्टेंस स्केलर होता है, इसलिए आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी वो भी कैसी रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात, इसमें स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। अब जो स्लोप होगा ग्राफ के बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ का, उसका जो एरिया होगा वो क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सारे डिस्कस करके चलेंगे हम। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें देखो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करके चल रहे हैं तो जो आपका स्लोप होता है वो होता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर हम स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर में क्या है, डिस्टेंस dx, और डिवाइडेड बाई आपका बेस में आपका क्या है, टाइम, तो इसके लिए स्मॉल इंटरवल dt, dx बाई dt, तो ये क्या डिनोट करता है, स्लोप, और dx बाई dt आपकी क्या होती है, स्पीड। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी क्या होती है, स्पीड, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लेके चल रहे हैं तो क्या आ जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपका क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपकी एवरेज स्पीड, और जो एवरेज स्पीड और जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पढ़ी है, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम इसमें नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वही उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे जिस पर स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे। तो इसलिए कमेंट जरूर करें कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।